एमबीसी की सभी भाइयों को और बहनों को। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आरसीएफ से बिलोंग करता हूँ। और बेसिकली जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आकर मैं गवाही भी दूंगा कभी ज़िंदगी में, या फिर मैं एक्चुअली मेरे को इतना बिलीव नहीं था। जब मैं स्टार्टिंग में आया, मेरे को मेरे पापा के दोस्त ने, फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था चर्च के बारे में कि जाओ वहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। मैं ऐसा बिलीव करता होता था, प्रॉब्लम से खुद लड़ो, खुद अचीव करो उस चीज़ को। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरा मेन रीज़न यहाँ आने का ये था कि मेरा ना कैनेडियन स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो मैं सोचा करता था यार क्या हो गया, मतलब मैं 2021 से ट्राई कर रहा था। तो एक साल चला गया पहले आइल्स क्लियर करने में, पहला रिजल्ट नहीं आया। देन सेकंड अटैम्प्ट डाला 22 में, चलो सेकंड टाइम में रिजल्ट निकल गया। फिर मैंने कहा चलो यार अब मैं इनटेक 22 का मेरा 100% कन्फर्म्ड है, मैं जा रहा हूँ 22 में कनाडा। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा ऑफर लेटर ही कॉलेज की तरफ से नहीं आया हुआ था। तो चलो यार स्ट्रगल कर रहे हैं यार, आजा आजा आजा। चलो फिर कुछ टाइम बाद ऑफर लेटर आ गया, अगस्त में ऑफर लेटर देखने को मिला। चलो फिर कहा कि चलो फाइल लॉन्च करते हैं, फीस फूस भरते हैं, सारा फाइल का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट सारे रेडी किए गए, फीस भरी गई, उसके बाद फाइल लॉन्च की गई। चलो सितंबर इनटेक था, देन मैं वेट कर रहा था कि चलो सितंबर में आएगा। अगेन वीज़ा मेरा आया ही नहीं, तो मुझे डेफरमेंट लेना पड़ा जनवरी 2023 के लिए इनटेक के लिए। तो अगेन वीज़ा का तो वेट कर ही रहा था। मेरे बर्थडे वाले दिन 22 अक्टूबर को मेरे को रिफ्यूज़ल मिलती है कैनेडियन एम्बेसी की तरह से कि आपको रिफ्यूज़ किया जाता है, आपका पर्पस कनाडा विजिट करने का क्लियर नहीं है, आप यहाँ पर ही रहोगे, कनाडा लीव नहीं करोगे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। तो मैं पूरा डीमोटिवेट हो गया क्योंकि मैं 2001 से ट्राई कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि चला जाऊँ, बट नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार। तो उसके बाद जब मेरा आइल्स क्लियर नहीं हुआ था ना, तो मेरे पापा के फ्रेंड हैं विजय अंकल, उन्होंने कहा था कि यार तुम आओ चर्च के अंदर ना, तुम्हारी आइल्स क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं खुद से करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। बट चलो ठीक है, वो क्लियर हो गई। जब सेकेंड टाइम मेरा जब ये रिफ्यूज़ल आया तो मैं पूरा अंदर से टूट चुका था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसी क्या गलती की है लाइफ के अंदर जो मेरे साथ ही हर एक स्टेप में फेलियर मेरे को देखने को मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। वो एक दो बार मेरे घर पर आए, उन्होंने कहा कि आओ आओ आओ। तो मैंने कहा चलो यार देख के आते हैं चर्च में होता क्या है, क्या प्रोसेस है। इससे पहले मैं ऐसा बंदा था ना, मैंने बहुत सारी बाकी चर्च की वीडियोस भी देख रखी थी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। और कुछ लोग जब स्तुति करते थे या भजन गाते थे तो वो काफ़ी लोग जंप करते थे या फिर ऐसी एक्टिविटी करते थे जो कि समझ में से बाहर है। तो मेरे को लगता था यार ये क्या कुछ पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं ये सब सोचा करता होता था तब मैंने कहा चलो ठीक है आते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। तो आया फर्स्ट डे, तो यहाँ पर पास्टर जी खड़े थे और सभी लोगों को वो अनॉइंटिंग दे रहे थे। तब मैं साइड में खड़ा था, मैंने यश से पूछा यार ये गिर क्यों रहे हैं, ये लोग गिर क्यों रहे हैं। तब मेरे को लग रहा था यार ये पैसे पूसे दिए हुए हैं इन सभी को। मैंने सोचा यार इतने लोगों को पैसे क्यों दे रहे हैं ये लोग, ठीक है, वो भी गिरने के लिए। तो मैंने यश ने कहा यार गिरना मत, ठीक है, ये आप जब अपने आप को सरेंडर कर देते हो तब गिरते हो। मैंने ठीक है, मैं तो वैसे भी नहीं गिरने वाला, मेरे को धक्के भी मारेंगे तो नहीं गिरूंगा। तो मैं फर्स्ट डे ही गिर गया, मैं नीचे गिर गया, मुझे समझ नहीं आया। मैं 2 मिनट के लिए ब्लैंक सा हो गया उस वक्त मेरे को। फिर मैं उसके बाद मैं उठा, खड़ा हुआ, मैंने 1-2 बंदों से बात की चर्च में कि ये क्यों हो रहा है। तो मेरे तब माइंड में आया शायद हो सकता है इन्होंने हिप्नोटाइज़ किया है बंदे को, ठीक है। तो मैं घर गया, मैं नेक्स्ट डे पूरा प्रिपेयर था कि मैं अब नहीं गिरूंगा, ठीक है। मैंने आंखें नहीं मिलानी इनसे, मैंने ये सब चीज़ें बहुत सारी सोची, ठीक है, मैंने नहीं मिलानी। नेक्स्ट डे फिर अगेन ये हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई मैजिक वगैरह होगा इनके पास। Sampai hati Tuhan.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masama Mashiro. Mama Nandu Sukuriandu Suromolu. Rashtanamaya. Shandu Sukuriandu. सब अपने हाथ उठा के जाके सब ऊंची आवाज में तो उसके बाद चलो फिर उसके बाद चलता रहा फिर मेरी फाइल का भी पीछे प्रोसेस चल रहा था। तो उस दौरान पर मेरे साथ कुछ काफ़ी ऐसी इंसिडेंट्स हुए थे जो अभी मेरे को याद नहीं है, तो उसमें से मैं मेन इंसिडेंट आपको सभी को बता देता हूँ। एक इंसिडेंट था जब फाइल के प्रोसेस हो रहा था, तब ना मेरी फाइल के कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। जैसा कि आप सभी को पता है मैं 2021 में पास आउट हूँ कॉलेज से, तो मेरा गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 2 साल का मेरा गैप हो चुका था। मेरे पिछले एजेंट ने, जो भी एजेंट था मेरा, 6 महीने का उसने गैप को उसमें मेरे को अनएम्प्लॉयड शो कर दिया था कि मैं बेरोजगार हूँ इंडिया में, और वैसी बात है अभी भी हूँ। तो उस वक्त शो कर दिया था। तो अब उस गैप को भी जस्टिफाई करना था, क्योंकि अब वो 6 महीने से 2 साल हो चुके थे, क्योंकि मैं अब 2023 के लिए अप्लाई कर रहा था। तो चलो उस वक्त एक फ़ाइल की डॉक्यूमेंट की कमी हो रही थी। एक फ़ाइल होता है जिसे हम फॉर्म 16 नंबर कहते हैं। वो एक गवर्नमेंट की एक एम्प्लॉय होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके एक 16 नंबर फॉर्म होता है। उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक्चुअल इनकम लिखी होती है, उसके टैक्स, विदाउट टैक्स जितने भी उसकी इनकम है, रूम रेंट, सब कुछ मिलाकर उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अक्सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो से यूज़ करते हैं अपनी इनकम जस्टिफाई करने के लिए कि भाई हमारे पास पैसे हैं, अगले साल की हम फीस दे देंगे आपके कॉलेज की। तो उस 16 नंबर फॉर्म में ना वो 3 साल की लगती है बैक डेट के अंदर, और वो 16 नंबर फॉर्म ऐसा होता है वो दोबारा इशू ही नहीं होता है, जो मर्जी कर लो इशू ही नहीं करना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने इशू करना है उस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, ITR है ना, चलो एक्चुअल इनकम ना सही, जो ITR में जो टैक्स करने के बाद जितनी इनकम होती है वो दिखा देंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। एक दिन पास्टर जी ने मुझे घर पर इनवाइट किया हुआ था अपने, तो उन्होंने ऐसे ही, पंकज भैया भी थे वहाँ पर और बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने मेरे से ऐसे ही डिस्कस कर लिया कि क्या रीज़न है ये वो। तो मैंने कहा 16 नंबर फॉर्म चाहिए। अच्छा, 16 नंबर फॉर्म क्या था, उसकी जो बैक डेट की 3 साल की होती है वो एकदम रद्दी हो चुकी थी। जैसे अखबार देखा है ना आपने, उस पेपर की क्वालिटी पर वो प्रिंट होता है, सेम क्वालिटी पेपर की होती है और उस पर प्रिंट होता है। आप सोचो अब 3 साल तक उसको संभाल के रखना है, और वो कितना ख़राब हो चुका होगा। तो उस पर काफ़ी सारे सरकारी काम, आपको पता है, कुछ भी चलो अच्छा ठीक है, यहाँ नाम लिख दो, यहाँ नंबर लिख दो किसी का भी, ऐसे वहाँ पर कितनी जगह कुछ लिख रखा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम में वो फाइल अप्लाई की थी, सेकंड टाइम मैंने सोचा नहीं अब ITR ही जाएगी, वो नहीं लगानी है। तो मैं पंकज भैया थे, तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि भाई ऐसा 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 है, तो ठीक है। तो इन्होंने मेरे को क्या कहा कि 16 नंबर फॉर्म मैं ही प्रिंट करके सभी एम्प्लॉयड को बांटता हूँ। तो फिर इन्होंने उस डे, मैंने फिर पापा को घर जाके बताया, मैंने कहा पापा यार 16 नंबर फॉर्म तो दोबारा बन सकता है। उन्होंने कहा कि मैं निकाल दूंगा प्रिंट है। पापा कहते पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पापा कह रहे पॉसिबल ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो दोबारा प्रिंट हो जाए। तो पंकज भैया ने मेरे को नेक्स्ट डे, मैंने सुबह इनको कॉल की थी और 12 बजे ये मेरे घर पर दे गए थे। वो एक्चुअल प्रिंट था और A4 साइज पर, जो एक्चुअल होता है, जो नॉर्मल प्रिंट होता है A5 पेपर पर प्रिंट होता है, जो कि एक नॉर्मल स्कैनर में स्कैन नहीं हो सकता है। तो इन्होंने मेरे को A4 साइज में प्रिंट निकाल के दिया था, जो कि मैंने इस वक्त अपनी फाइल में लगाया था। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अद्भुत काम था।
तो मैं इतने चलो ये चीज़ हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है, इत्तेफाक था, चलो ठीक है, ये भी इत्तेफाक हुआ मेरे साथ। तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा था। उसके बाद मैंने देखा अचानक से मेरी फ़ाइल का प्रोसेस स्लो हो गया। मैंने यहाँ पर चर्च पर कुछ बातें की जाती थी जो बताई जाती थी सभी को कि फॉलो करो फॉलो करो, मैं भी उनमें से था यार क्या फॉलो करना है। जैसे एक था कि सब लोग रील्स शेयर करो अपने अकाउंट के ऊपर, या फिर क्या कहते हैं दूसरों को शेयर करो, उनके बारे में बताओ। मैं किसी को नहीं बताता था कि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी बेइज्जती करे इस बात को लेकर, या फिर मेरे बारे में गलत सोचे कि यार तू तो धर्म बदल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। स्टिल मैंने अपने दोस्तों को तब तक नहीं बताया था। उसके बाद फिर मैंने बताना शुरू कर दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ चर्च में, मेरे को बेनिफिशियल दिख रहे। उसके बाद पापा की बात, जैसे ये पास्टर जी कहते हैं कि अपने दास की बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं, वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली आप सभी को सुनना चाहिए। उसके बाद मैंने जब मेरी फाइल का प्रोसेस स्लो हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था यार क्या हो रहा है, तो मैंने दोबारा उस दिन इन्होंने अपना वचन सुनाया, तो उस दिन उसमें से एक टॉपिक मेरे को पकड़ा, मैंने सुन लिया कि हाँ भाई सुनना चाहिए। उसके बाद मैंने दोबारा से सभी बातों को फॉलो करना शुरू किया, जो जो ये कह रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। उसके बाद अगेन मेरे फाइल का जब मैंने अपनी एडमिशन के लिए मैंने जब अप्लाई किया था ऑफर लेटर के लिए, तो मेरे ऑफर लेटर विद इन 2 डेज़ के अंदर मेरे को मिल चुका था, जो कि एक मेरे लिए अगेन अद्भुत काम था। अब इससे पहले कि आप सोचो कि चलो यार 2 दिन में मिल गया, ऑफर लेटर ही तो है, कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया एडमिशन देने के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको याद करा देता हूँ जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया। जब मैंने 2022 के मेन टेक के लिए अप्लाई किया था, तब मेरे को कॉलेज ने 2 से 3 महीने लगाए थे ऑफर लेटर एडमिशन देने के लिए कॉलेज के अंदर, जो कि 2 दिन के अंदर आ चुका था इस बार। Hallelujah. तो उसके बाद चलो ठीक है हो गया। उसके बाद आती है फ़ीस की बात, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कनाडा में फ़ीस जा चुकी थी पुराने कॉलेज की, और कॉलेज से जब रिफ़ंड आता है, फ़ीस जब आती है कॉलेज से, उसमें 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। तो अब तो मेरे पास मेरा ऑफ़र लेटर था, फाइल रेडी थी मेरी, सब कुछ रेडी थी, फ़ीस कहाँ से पे करें। तो मैं कंफ्यूज था कि चलो सारे पैसे तो पहले ही दे चुके हैं फ़ीस के लिए, और 12-13 लाख रुपए एक फैमिली के लिए अरेंज करना 2-3 महीने के लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगेन उस वक्त जब मैंने पास्टर जी को बुलाया कि पास्टर जी हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है बैंक के अंदर, ना ही कोई ज़मीन की कागज़ दिखाए हैं, ना कुछ भी दिखाया है, सिंपल जाकर स्टडी लोन लिया है जो कि अप्रूव्ड हो गया था। मैंने प्रेयर करवाई थी, सुबह अप्लाई किया था और शाम तक मेरा ऑफर लोन अब मेरे हाथ में था। तो ये भी मेरे लिए काफ़ी एक बड़ी बात थी, जो कि मैं पास्टर जी को बोल के गया था उस वक्त। तो इसके बाद चलो सिलसिला चलता रहा, चलो ठीक है चलता रहा। फिर मैंने कहा चलो एक फ़ाइल लॉन्च करनी है, इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं, पास्टर जी को साथ लेकर जाते हैं फ़ाइल लॉन्च करने वाले दिन। तो इनका भी मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि इतने बिजी टाइम में, क्रिसमस के टाइम में कुछ दिन पहले काफ़ी बिजी चल रहे थे, तो इन्होंने मेरे लिए पर्सनल टाइम निकाला और मेरे साथ एक दिन पूरा जलंधर गए, और उस दिन हमने अपनी फ़ाइल का सारा प्रोसेस करवाया था। तो उस टाइम पास्टर जी ने नोटिस किया था, पता नहीं कि नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने प्रेयर एक स्पेशल की थी जो मैंने नोटिस की थी। जब हम गए, आपको पता है किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, जब वो फाइल लगाते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका वीज़ा है ना है, क्योंकि उनके पैसे तो उनको मिल ही रहे हैं ना। तो जब मैं उनसे फाइल दे रहा था, तो कहे निकाल के रख दो फटाफट डेस्क पर, हम स्कैन मार रहे हैं। मैं कहा यार इतने पूरी ज़िंदगी की कमाई है मेरी ये, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि रख दो यहाँ पर, कैसे स्कैन कर रहे हो। ठीक है, मैं मन में सोच रहा, तो मैंने पास्टर जी की बात भी बोली, यार इनका कुछ नहीं है, इनको बस अपने पैसों से मतलब है, आपका वीज़ा आए ना आए इनको कोई मतलब नहीं है। देन नेक्स्ट डे हम आ चुके थे, तब फाइल लॉन्च नहीं हुई थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी मेरी फाइल के अंदर से। तो हम घर आ गए, तो पास्टर जी ने नेक्स्ट डे प्रेयर की थी, जो शायद पास्टर जी को याद ना हो। पास्टर जी ने एक लाइन कही थी कि पिता जो भी इस फाइल के अंदर इन्वॉल्व है, उन सभी के अंदर मैं इन्फ्लुएंस मांगता हूँ, मेरे हक में मांगता हूँ चीज़ों को। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि इन्होंने शायद वो चीज़ नोटिस की थी कि वो मेरे फेवर में बात नहीं कर रहे हैं उस वक्त। उसके नेक्स्ट डे जब मैं फाइल, उसके बाद पास्टर जी थोड़े बिजी हो, तो उसके बाद मैं खुद ही जाता रहा जलंधर। तो उसके बाद वो इतने पोलाइट हो चुके थे मेरे साथ, उनके डेस्क पर बैठ के मैंने अपनी फाइल खुद लॉन्च की थी, जो एक मेरे लिए अद्भुत काम था। एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक एसओपी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको एक एसओपी लिखना होता है जब भी आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं, आपको वहाँ पर अपने बारे में डिटेल लिखनी होती है, आपने क्या पढ़ा है, क्या क्या किया हुआ है, क्या स्टडी की है, और किस लिए आप कनाडा जाना चाह रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करना होता है। और आपके अगर प्रीवियस रिफ्यूज़ल है तो उसको भी एक्सप्लेन करना होता है, क्यों रिफ्यूज़ल आए हैं आपके। तो मेरे भी ऐसी थी, मैंने 3 दिन लगा के वो एसओपी लिखी थी, मैंने पास्टर जी को भेजी, पास्टर जी पढ़ो यार सही लिखी है कि नहीं लिखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इस बार मैं कोई गलती करूँ।
तो नेक्स्ट टाइम जब मैं फ़ाइल लॉन्च करने के दिन अपने एजेंट के पास गया, वो छुट्टी पर चल रही थी, उसके किसी के मैरिज थी रिलेटिव में। तो वो एक दिन स्पेशल आई, वो मुझे नहीं पता क्यों आई, कैसे आई, ठीक है। उसने मेरे को कॉल किया, कहा कि आप आ जाओ जलंधर, आपकी SOP प्रिपेयर करनी है। जब मैंने उसको SOP दी तो उसने मेरी कंप्लीटली SOP चेंज कर दी थी। तो उस वक्त मैं घबरा गया, मैंने कहा यार यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, वाई कैनेडा, वाई दिस कॉलेज एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू देन, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई थी उसके अंदर, और उसने कंप्लीटली SOP चेंज कर दी। और मैं घबरा गया था, यार ये क्या कर दिया इसने, मेरा वीज़ा अटक जाएगा। मैंने पास्टर जी से पढ़ाई थी, अप्रूव कराया था उनसे, तो मैं ये सब बहुत कंफ्यूज था। तो मैंने कहा चलो क्या पता प्रभु ने क्या सोचा हो, कि जैसे मैंने सोचा था चलो ITR लगा देंगे यार, कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही प्रभु ने सोचा कि नहीं, हमने जो भी करना है बेस्ट करना है, काम चलाऊ काम नहीं करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाने देते हैं। तो ऐसे ही हो गया। फिर उसके बाद फाइल लॉन्च हुई फाइनली। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मेरा वीज़ा मेरे हाथ में है, और ये वीज़ा मुझे आज मिला है। और जोर से, और जोर से। हालेलुया। अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कोई गैस कर सकता है ये कितने दिन में वीज़ा आया है? कोई गैस, एनी गैस? तो मैं शायद कोई गैस करेगा भी नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 7 डेज़ के अंदर वीज़ा है, 1 वीक के अंदर आया है। मैंने अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी 21 दिसंबर को, और उस टाइम पर कैनेडियन टाइम में 20 दिसंबर हो रहे थे उस वक्त। और आप सभी को पता है कनाडा हॉलीडे फेस्टिवल मनाता है, इस वक्त क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है, इस दिन सारा स्टाफ हॉलीडे पर होता है। तो जैसे ही हॉलीडे ख़त्म हुआ, 31 तक हॉलीडे था उनका, जैसे ही वीज़ा की प्रोसेसिंग फ़ाइल शुरू हुई तो मैंने प्रेयर करनी शुरू की। जैसा कि आप सभी को पता है फास्टिंग का शुरू हुआ था 1 तारीख से, तो स्टार्टिंग में हम सभी ने फास्ट रखा, और मुझे विश्वास था कि मेरे फर्स्ट वीक के अंदर ही वीज़ा आने वाला है। क्योंकि मैंने जब एजेंट से बात की थी, एजेंट को मैंने कहा था कि पूछा था कि कितना प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है। उसने कहा कि नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम 45 डेज़ है, बट 30 डेज़ के अंदर वीज़ा आ रहा है। बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनके 15 दिन में वीज़ा आए हुए हैं। तो मेरा भी केस उनमें से एक था, सबसे बेस्ट केस है, क्योंकि मेरा 7 डे में वीज़ा आया हुआ है। हालेलुया। सुपर फास्ट। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर कहा जाता है, जैसे मैं बिलीव नहीं करता था इन सब चीज़ों में, यार क्या चल रहा है। जब मैं गिरा तो मैंने कहा चलो ठीक है, हिप्नोटाइज है। बट धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ जब मैं वहाँ बैठा होता था, जो मेरे माइंड में क्वेश्चन होते थे वही वचन में बता दिए जाते थे। मगर यार ये बंदे को कैसे पता लग रहा है, मेरे को टारगेट कर देता है हर संडे को। तो मैं ये सोचा करता होता था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद पता लगा कि हाँ, शायद मेरे लिए ही वो बातें की जाती हैं ताकि मैं एक सही लाइन पर आऊँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो मैं अब बिलीव करता हूँ उन सभी चीज़ों के ऊपर, और मैं बिलीव करता हूँ मसीह पर और इनके अद्भुत कामों पर। जैसे कहते हैं ना, प्रभु आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो एक काम चल जाए। प्रभु आपके लिए जो भी करते हैं वो बेस्ट करते हैं, और तो वही मेरे साथ भी हुआ है। और ये तो चलो ठीक है, एक अलग बात थी। और भी बहुत सारे, एक मेडिकल कंडीशन की भी मैं बात कर लेता हूँ। मेरे को जब कॉलेज लॉकडाउन लगा तो मैं कॉलेज से घर आ गया। उसके बाद काफ़ी मैंने फास्ट फूड खाए उस वक्त घर में बना के। तो उसके बाद मेरे को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। अब साइनोसाइटिस क्या होता है, इसमें 3-4 तरह के साइनोसाइटिस होते हैं, और एक क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है जो मुझे हुआ था। वो लास्ट स्टेज होती है साइनोसाइटिस की। ये बच्चों में पाया जाता है, जिसे हम जुकाम कहते हैं ना, एक्यूट साइनोसाइटिस। उसे एक्चुअल साइंस का नेम है उसका एक्यूट साइनोसाइटिस। तो वो बीमारी होती है, जब एक लास्ट स्टेज आती है वो क्रोनिक कभी भी ठीक नहीं होती है। ठीक है, आपको मेडिसिन पर ही चलना पड़ता है। और जब मेरे को ये हुई तो मेरे को स्टार्टिंग में समझ नहीं आई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मेरे को जुकाम रह रहा है 24 घंटे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद मैंने इतना परेशान हो गया था, मैंने कहा चलो यार कोई मेडिकल मेडिसिन नहीं खानी है, सीधा सर्जरी कराते हैं। तो लॉकडाउन के टाइम में मेरी सर्जरी हुई थी सेक्रेड हार्ट के अंदर। तो उसके बाद मेरे को थोड़ी रिलीफ मिली, बट 2-3 महीने के अंदर दोबारा अगेन साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, अभी तो सर्जरी करवाई थी, फिर से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। चलो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो होम्योपैथिक की दवा खा लेते हैं। होम्योपैथिक खाई, मैंने काफ़ी टाइम खाई। फिर उसके बाद फिर भी वो सूट नहीं आई। फिर अगेन मैं सेक्रेड हार्ट गया, मैंने सेम डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो उसने मेरे को कुछ मेडिसिन दी, जिसे हम कह सकते हैं स्टेरॉइड्स। सॉरी,
ओके स्टेरॉइड, तो वो मेडिसिन स्टेरॉइड थी, कुछ टाइप की स्टेरॉइड थी जो कि मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही थी, जो मुझे फील हो रही थी। मैं उसको खाता था, मॉर्निंग में खाता था, शाम को चक्कर जैसे होने लग जाते थे, मेरे को वीकनेस फील होने लग गई। तो मैंने उसको बाद में गूगल किया कि भाई क्या इशू है, तो पता लगा ये स्टेरॉइड बैन है इंडिया के अंदर, ये डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तभी आपको खा सकते हैं। तो उसने मेरे को ये कहा था कि आपकी लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन चलेगी अगर आप सर्जरी दोबारा नहीं करवाते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैंने दूसरे यूट्यूब पर जैसे कि सभी लोग करते हैं मैंने भी ढूंढा, तो मेरे को भी काफ़ी चीज़ें पता लगी। तो मुझे बाद में पता लगी कि मेरे को कुछ चीज़ों से एलर्जी होगी, जैसे कैफीन बहुत सारी चीज़ों में पाई जाती है, एप्पल में पाई जाती है, कॉफ़ी में पाई जाती है, काफ़ी सारे फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। तो वो सब चीज़ें मेरे को छोड़नी पड़नी थी। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर पाई जाती हैं। तो मेरे को ठंडा पानी भी मना हो गया। तो मैं 2 साल से ना ठंडा पानी पी रहा था, ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, ना कॉफ़ी पी रहा था, ना एप्पल खा रहा था, ना कोई स्पेसिफिक फ्रूट्स नहीं खा रहा था मैं। तो मैंने कहा यार क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो पास्टर जी मेरे घर पर आए थे, इन्होंने मेरे से ये कहा था कि मेरे को 2 वीक्स का टाइम दो, उसके बाद आप सब कुछ खाओगे, आपको कोई भी स्वेलिंग नहीं होगी, कोई भी सूजन नहीं होगी, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगी, कोई भी एलर्जी नहीं होगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने 2 हफ्ते वैसे बीते, फिर मैंने उसके बाद कॉफ़ी पीना शुरू किया। तो वाकई उसके बाद मेरे को कोई भी इशू नहीं देखने को मिला है। ये भी मेरी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज है। एक मेरे को मेन पॉइंट याद आया, मैंने बताया नहीं आप सभी को। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिला था, मैंने पास्टर पापा को बताया था कि ऐसी मेरे को मेन है मेरा वीज़ा, मेरे को साइनस की इतनी दिक्कत नहीं है, मैं काम चला लूँगा, कुछ भी खाने पर कंट्रोल रखना है ना मेरे को, मैं रख लूँगा, मेरा वीज़ा दिलवा दो आप बस। तो इन्होंने कहा था अगर आपको हम पर विश्वास है डेफिनेटली आएगा। जब हम तो इन्होंने मेरे को साइनस का तो बोल दिया 2 वीक में कंफर्म आपका ठीक होने ही वाला है, ठीक है। तो वीज़ा के बाद मैंने फ़ाइल लॉन्च की। जब मेरे को याद है जब पास्टर जी और मैं घर पर आया हुआ था आपके, तो प्रेयर हुई थी लास्ट में, पापा जी ने लास्ट प्रेयर की थी हमारे लिए। तो उन्होंने प्रेयर करने के बाद मेरे को कहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका वीज़ा आ गया है। तो मैं थोड़ा हैरान था, मैंने कहा यार कैसे कोई कह सकता है यार आपका वीज़ा आ चुका है। तो वाकई अब जो मैंने देखा, जब मैंने सुबह इसको देखा तो मैं भी कुछ टाइम के लिए शॉक हो गया था कि यार मेरा PPR आ चुकी है, मेरी PPR हो गई है। तो ये मेरे लिए अद्भुत चीज़ थी। हालेलुया। जोर से तारीफ होनी चाहिए परमेश्वर की, जोर से। हालेलुया। तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहूँगा इतने उत्साह के लिए, और आपने इतनी प्रशंसा की, और मैं सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। और मैं आप सभी को एक लास्ट वर्ड कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ से गाइडेंस दी जा रही है उसे प्लीज़ फॉलो करो। मेरा तो चलो 1 महीने के अंदर ये सारा काम ख़त्म हो गया जो भी था मेरा, ठीक है। आप सभी को पता है मैं कुछ दिन पहले ही आया हूँ चर्च के अंदर। अगर आप भी फॉलो करते हैं, आप तो मेरे से ज़्यादा विश्वासी और काफ़ी टाइम से हैं, तो आपके काम तो यूँ चुटकियों में होने चाहिए। तो अगर मेरे हो सकते हैं तो आपके भी होंगे, और मैं वहाँ बैठ के आप सभी के टेस्टिमनी भी सुनना चाहूँगा और उसे एंजॉय करना चाहूँगा। हालेलुया। 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 सबसे पहले मैं आप सभी को जय मसीह का कहना चाहूँगा कि मैं अब कनाडा पहुँच चुका हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे मैंने पहले आप सभी को चर्च में बताया था, मेरी टेस्टिमनीज में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे मेरी फाइल्स के अंदर, बट धीरे धीरे वो सारे इश्यूज सॉल्व हो गए और फाइनली आज मैं कनाडा पहुंच चुका हूं। और मुझे एक मौका मिल रहा है उनका प्रचार करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है और वो हमारी बातें सुनता है और उन्हें पूरा करता है। और मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, जो भी किसी विषय के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के शरण में आए हैं, उन सभी की विशेष पूरी हो जल्द से जल्द, और वो भी वो सारी चीज़ें अचीव करें जो वो अपनी लाइफ में चाहता है।